हमारे साथ मौजूद जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। बहुत दिया जनरल साहब, आपने वक्त दिया। जनाब एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एजाज महमूद मलिक साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, मगर हमारे साथ है जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जनरल साहब, क्या समझते हैं आप कि विल अमेरिका ब्लंडर इनटू ईरान? जो वो पफ्ड अप है जैसे लग रहा है, जो उसको थोड़े बहुत वहाँ कामयाबी हुई, अगर उसे हम कामयाबी कह सकते हैं, तो अगर ये आते हैं, क्या पहले तो बात हमें ये बताएं कि क्या वो ये इतना बड़ा रिस्क ले कि दुनिया को प्लंज करेगा इतने बड़े क्राइसिस में? एंड इफ यस, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? जनरल साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कायद साहब फॉर हैविंग मी जी। आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, विद प्रेसिडेंट ट्रंप इन द ऑफिस और हिस्ट्री को थोड़ा सा नजर में रखते हुए, एनीथिंग इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और यस, ही कैन। उसकी वजह यह है कि वो इसको जब मैं देखता हूँ, इसका मवाजना करता हूँ, तो हिस्ट्री में अगर हम देखें तो 53 में जो एक्टिविटीज होती रही, जब मुसद्दिक साहब की इन्होंने हुकूमत को ख़त्म किया और जो किंग रजा थे जिनको इन्होंने एग्जाइल में भेजा और उनको वापस लाया गया, तो उस तरह के ये हालात इस वक्त महसूस हो रहे हैं जी, उसी तरह के। फिर सेकेंडली एम्बोल्डन हुआ इस वक्त यूनिलैटरलिज्म और अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म जो है ना जी, वो पूरी पीक पे, आबोताब से आप जिस तरह कह सकते हैं ना कि हर लिहाज से। और जैसे एक वो हाथी को रोकने वाला कोई नहीं है, चैलेंजिंग ऑल दी जो कंपिटिटर्स हैं उनको, और खास तौर पे ईरानियन कॉन्टेक्स्ट में मैं देखता हूं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स है, ईरान के अंदर सिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स, ये रिटेलिएट भी कर सकते हैं। दो चीजें मेरे नजदीक, काजी साहब मैं एक डिफरेंट बात कर रहा हूं इस वक्त, कि दो चीजें मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ डज द ईरानियन मिलिट्री आर्मी बिहेव, मिलिट्री में IRG की बात नहीं कर रहा, कि उनका बिहेवियर क्या रहता है, और जो ऑयल सेक्टर है जी, ऑयल इंडस्ट्री कह ले, कि उनका क्या बिहेवियर रहता है, क्योंकि सीरियस चैलेंजेस आ गए हैं इकोनॉमी को। और अगर इकोनॉमी को सीरियस चैलेंजेस आए हैं, तो वो लोग जो मैटर करते हैं इकोनॉमिक फील्ड में, खासतौर पे जो ऑयल सेक्टर है इनका, उसका बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। माफी चाहता हूं, मैं रोक रहा हूं, एक बड़ी अहम बात पूछना चाहता हूं आपसे। लेकिन ऑयल सेक्टर कौन कंट्रोल करता है? रियासत कंट्रोल करती है या प्राइवेट सेक्टर के पास है? ईरान का जो इस वक्त ऑयल है वो किसके यानी है कब्जा कुदरत में? नहीं, इस वक्त तो रियासत के कंट्रोल में है, बट जब प्रेशर्स बिल्ट होते हैं, अपरेंटली तो इट इज इन रियासत कंट्रोल। लेकिन आपको पता है, थोड़ी सी इंग्रेस जरूर हुई है ईरानियन सोसाइटी में ड्यूरिंग दिस इजरायली एप्लीकेशन, नॉट सोसाइटी बट इन दी इंटेलिजेंसिया कह लें, या उनके जो सिस्टम ऑफ डिफेंस है, जिस तरीके से मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी निकाली गई। तो कंसिडरिंग दैट, मैं समझता हूं कि इस दफा के जो मुजाहरे भी हैं, जब हम उनको कंपैरिजन करते हैं पिछले मुजाहरों के साथ, तो थोड़ी सी चीजें डिफरेंट नजर आ रही हैं। एक तो लार्ज स्केल है, थोड़े से बड़े। लेकिन जनरल साहब, अगर ये बात की जाए जो हमने पहले बात की थी, आपने भी फरमाया कि जो ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वहाँ हमला हो सकता है कि नहीं, लेकिन हर आने वाला लम्हा जो है वो इस तासर को गहरा कर रहा है कि वहाँ पर हमला हो सकता है, क्योंकि सदर ट्रंप ने इजलास भी बुला लिया है और इस हवाले से वहाँ पर फैसला भी होगा। अभी ये भी बताया गया है कि अल हदीद जो एयर बेस है, वहाँ B-52 जो तैयारे हैं उनकी नकलो हरकत भी देखी गई है। अगर ये होता है और ईरान पर जो है हमला, बाकायदा तौर पर हमला कर दिया जाता है, इजराइल भी हमलावर हो जाता है, रजीम चेंज हो जाती है, तो जो पहलवी खानदान है उसकी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ऐसे आ रही हैं कि वो बाकायदा तौर पर इजराइल में उनकी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ उनकी तस्वीर हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर बाकायदा तौर पर अगर रजीम चेंज होती है तो इजराइल आके बैठ जाएगा, जो कि पूरे खित्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करने वाले हैं। देखिए, वहां पे जब भी आप रजीम चेंज करेंगे और अगर फोर्स से रजीम चेंज होगी, तो फिर तो वी हैव अ सिचुएशन, चाहे रजा पहलवी आए या कोई और जिसको भी आप लाया जाएगा, IRG जो लिंकेजेस हैं ह्यूज नंबर है। इट इज लॉट ऑफ 2 से 3 मिलियन से ज्यादा, सॉरी 18 से 20 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो एफिलिएटेड हैं जी, जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं रेवोल्यूशनरी ऑब्जेक्टिव्स को, रेवोल्यूशन की जो बाउंड्रीज हैं उस पे बिल्कुल उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो वी हैव अ सिचुएशन। बट शायद साहब, रीजन का तो देखिए ना, रीजन तो प्लंज हो जाएगा इनटू क्राइसिस। और जब ईरान में और इस तरह के रीजन में जब भी क्राइसिस होगी, खासतौर पर ईरान में बीइंग आवर नेबरहुड, तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट तो आएगा हमारे साथ।
तो बस यही एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए कि अमेरिकन की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ना हो, जो भी चीजें होनी है इंटरनली हो। लेकिन हैविंग सेड दैट सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस है जी इनसाइड इरानियन जो भी। लेकिन सर मैं आपके सामने इंटरनेशनल मीडिया की कुछ न्यूज़ जो है वो रखता हूं, उस पर जो है वो आपकी रहनुमाई लेता हूं कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान क्या रिस्पॉन्स दे सकता है। तो इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने हर जगह पर पूरे मुल्क में मिसाइल जो है वो नस्ब कर दिए हैं, पहाड़ी जो सिलसिले हैं वहां पर भी मिसाइल नस्ब कर दिए हैं। और ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने अपना साइबर नेटवर्क जो है वो भी बड़ा स्ट्रांग कर लिया है ताकि साइबर हमला जो हो रहा है उसका तोड़ किया जाए, और वहां मोसाद का नेटवर्क भी पकड़ा गया है। ये भी खबर आ रही है कि अगर जंग होती है तो शुमाली कोरिया बराह रास्त बाकायदा तौर पर मुदाखलत कर सकता है। चीन और रूस के वहां पर माहिरीन अभी तक मौजूद हैं और चीन और रूस ने असला भी जो है वो दिया है। और इसराइल में भी दो राय पाई जा रही हैं ईरान के मुताबिक। आप क्या फरमाइएगा कि क्या ईरान आराम से गिर जाएगा, इस तरह अगर हमला होता है तो गिर जाएगा या रिस्पॉन्स करेगा? शायद सब जहां तक चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया का ताल्लुक है तो इसको तो बिल्कुल ही मैं नॉट डायरेक्टली रूल आउट करता हूं, बट आई डोंट थिंक सो कि वो फ्रिक्शन में इन्वॉल्व होना चाहेंगे। अगर रशिया ने कुछ रिस्पॉन्स करना होता या रशिया ने अपने पार्टनर्स के साथ खड़ा होना होता तो मेरे ख्याल में सीरिया में वो कुछ ना कुछ अपना असर रसूख या जो भी इंटरवेंशन थी या जो भी इन्वॉल्वमेंट थी वो जरूर शो करता। वो तो दे आर नॉट, आई एम नॉट फोर्सिंग कि वो कभी इन्वॉल्व होती हुई नजर आएंगे। हाँ, ईरानियन रिस्पॉन्स देखिए, जब रेवोल्यूशन की जो एलिमेंट्स हैं या जब आप इस लीडरशिप को बाहर ले जाएंगे या निकालना चाहेंगे तो दे विल नॉट गो डाउन विदाउट फाइटिंग। इसका मतलब ये है कि वो जो इजराइल के अंदर या जो रीजन के अंदर अमेरिकन इंटरेस्ट है और खासतौर पे इजराइल, उसको तो देन वो ऑल आउट टारगेट करेंगे। उन्होंने पहले भी, और ये विल उन्होंने शो की हुई है, पास्ट में भी आपने देखा है कि उन्होंने विल शो की है। कितना रिस्पॉन्ड करेंगे, कितना इफेक्टिव होगा, कितना प्रोलॉन्ग लड़ सकेंगे, दैट इज येट टू बी सीन। क्योंकि इस दफा देखिए उनको इंटरनली पहले वीक किया जा रहा है या हो रहे हैं, जो भी अवामिल है उनके डोमेस्टिक है या आउटसाइड इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या इन्वॉल्वमेंट है। मुझे तो दोनों का मिक्स लगता है, अंदर भी उनके एलिमेंट्स बैठे हुए हैं और बाहर से भी इन्वॉल्वमेंट, ऑफ कोर्स विदाउट। जन साहब, मैं एक और बड़ा अहम नुक्ता आपके सामने पेश करना है। हम जब भी देखते हैं कि जब इंटरनल स्ट्राइफ हो और जो इन द फेस ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट, हम देखते हैं कि वो डिसिपेट हो जाती हैं डिवीजन्स विद इन द कंट्री। हमने अपने यहाँ भी देखा और उधर भी देखा। तो क्या इस तरीके से, क्योंकि फुट ऑन दी यानी ग्राउंड तो हम, या बूट्स ऑन द ग्राउंड तो हम जो है वो कोई भी इसको एनविसेज नहीं कर रहा, रूल आउट कर रहा है, तो इससे तो क्या ईरानियन रजीम की हेल्प नहीं होगी कि ये जो उसके खिलाफ कम से कम लोगों की जो एक प्रोटेस्ट है शायद इसमें खात्मा हो जाए? और सेकेंडली, अगर ऑल आउट जाता है, अमेरिकन इंटरेस्ट बड़े वल्नरेबल हैं, बहुत जगह है वहाँ वो पहुँच सकता है, उसने ये साबित किया है, तो ये एक खासा महंगा सौदा नहीं हो सकता अमेरिका के लिए भी? बिल्कुल हो सकता है जी, बूट्स ऑन ग्राउंड जैसे आपने फरमाया वो दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जब भी आप ईरानियन और वेनेजुएला को तो ना कंपेयर करें, वो दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स। वहां पे आपने कामयाबी हासिल कर ली लेकिन आप लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स के साथ गए, ऑल आउट अभी अब वहां पे नहीं गए। यहाँ पे भी देखें काजी साहब, जो रिसेंट पास्ट है ना, इसमें बहुत से कमेंटेटर्स, बहुत से एनालिस्ट, बहुत से लोग जब कमेंट्री करते तो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स जाएगा, क्योंकि उसको हम समझते थे कि ये एग्जिट स्ट्रेटजी है नेतन्याहू की, और नेतन्याहू चाहेगा कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाए लेकिन अमेरिकन ऐसी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, बट वो हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो लीड इंस्ट्रूमेंट, अभी इस वक्त जो उनका मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है उसको वो इस वक्त पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। यूनिलैटरलिज्म की इस वक्त पीक है जी। हम कहने को कह रहे हैं कि चाइना है, रशिया, लेकिन उसको चैलेंज नहीं कर रहे। वेनेजुएला में अभी देखिए चाइनीज इंटरेस्ट है, चाइना उसको चैलेंज तो नहीं कर रहा क्योंकि चाइना की भी वहां पे बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं। फिर अभी उन्होंने ये जो लेटेस्ट ट्वीट किया है ट्रंप साहब ने कि whosoever will do business with Iran, उस पे वो फर्दर 25% जो है वो टैरिफ्स लगा देगा। वो पूरी दुनिया को वार्न कर रहा है। तो जब इकोनॉमिक स्ट्रेंगलिंग में ऑलरेडी पोजीशंस आर, देखिए ना, ईरान तब भी निकल सकता है इन क्राइसिस से कि उसके जो $100 बिलियन बाहर पड़े हुए हैं, बाहर सैंक्शंस की वजह से, वो रिलीज हो। तो कहीं ना कहीं ईरान को इसके साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा, जो मुझे और फियरफुल करता है कि हो सकता है कोई मिलिट्री इंटरवेंशन के बाद एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए जहां पे ईरान को मजबूरन अमेरिका के साथ नेगोशिएशन में कोऑपरेट करना पड़ जाए इन सम डोमेन। तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट की जा रही है। बहरहाल इवॉल्विंग सिचुएशन है।